प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम के अंतर्गत रीतिकाल के दो कवियों की रचनाओं के चयनित अंशों का समावेश किया गया है, जिसमें प्रथम कवि केशवदास और द्वितीय बिहारी है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से चयनित अंश है, उनकी व्याख्या पर हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। अब हम आने वाले जो वीडियो है उनमें बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई से जो चयनित दोहे हैं उनकी व्याख्या पर बात करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आज हम बिहारी दास का परिचय प्राप्त करते हैं, बिहारी दास के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। तो ब्रज भाषा बरनी सबे कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। मध्यकाल की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और रीतिकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की है, काव्य रचना की है। तो रीतिकाल के ही जो बिहारी दास है उन्होंने अपनी विस्तृत बुद्धि से जो है बिहारी सतसई की रचना की, जो कि सभी कवियों द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनका भूषण है, आभूषण है, सिरमौर है। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख व प्रतिनिधि कवि है। रीतिकाल में काव्य की तीन धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उनमें से रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों का, रीति ग्रंथों का जो है परिणयन नहीं किया है, परंतु उनको रीति की पूरी जानकारी थी और उसका उपयोग जो है उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। और बिहारी दास द्वारा बिहारी सतसई में भी रीति की जानकारी, रीति ज्ञान का जो उपयोग है वो दृष्टिगत होता है। बिहारी दास रीतिकाल के ऐसे कवि है जिन्होंने परिमाण में बहुत कम लिखकर परिणामतः अत्यधिक ख्याति अर्जित की। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और उस बिहारी सतसई की लोकप्रियता ने ही उन्हें जो है कीर्ति के चरम शिखर पर पहुंचा दिया है। लोकप्रियता की दृष्टि से प्रबंध काव्य के क्षेत्र में जो स्थान रामचरितमानस का है, जिस प्रकार रामचरितमानस को अग्रगण्य माना जाता है, उसी प्रकार मुक्तक के क्षेत्र में बिहारी सतसई जो है उसको अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है। यही कारण है कि बिहारी सतसई पर रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। जैसे जो है कृष्ण बिहारी मिश्र की टीका है, लल्लूलाल की लाल चंद्रिका है, सूरती मिश्र की है, अमरचंद्र का है, बिहारी रत्नाकर है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था। बहुत सी टीकाएं इस पर लिखी गई है। बिहारी के जन्म के बारे में बात करते हैं तो चूँकि भारतीय साहित्यकारों की आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं रही है, आत्म प्रदर्शन को अहम का प्रतीक मानते हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने संबंध में बहुत कम लिखा है। बिहारी के संबंध में भी यही बात दृष्टिगत होती है, देखने को मिलती है। उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बिहारी का जो जन्म है सर्व स्वीकृत मत के अनुसार 1652 विक्रमी संवत में माना जाता है और ईस्वी में 1595 ईस्वी है और मृत्यु जो है 1663-1664 ईस्वी में मानी जाती है। सर्व स्वीकृत मत 1663 ईस्वी का है। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। यद्यपि कुछ इतिहासकार जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास को इनका पिता मानते हैं और अपनी सिद्धि के लिए वो अनेक प्रकार से, इस कथन की सिद्धि के लिए वो अनेक प्रकार से प्रमाण भी देते हैं, परंतु केशवदास को पिता नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि केशवदास से इन्होंने काव्य की शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता का नाम केशव राय माना जाता है। ये इस संबंध में जो है सर्व स्वीकार्य मान्यता है ये, और इसकी पुष्टि जो है इस दोहे से होती है कि प्रगट भय द्विजराज कुल सुबह बसे ब्रज आए, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय।
इसमें जो है द्विज राजकुल, एक तो बिहारी जो है द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, माथुर चौबे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ब्रज में आकर के रहने लगे थे। इन्होंने जो है केशव और केशव राय, यहाँ दो शब्द आए, केशव कृष्ण के लिए आया है, केशव राव इनके पिता के लिए आया, और ये अपने पिता और कृष्ण से जो है अपने सांसारिक बाधाओं को दूर करने की, क्लेश को दूर करने की प्रार्थना इसमें करते हैं। बिहारी का जन्म स्थान जो है ग्वालियर माना जाता है स्वर स्वीकार्य मत के अनुसार, यद्यपि कुछ बसवा गोविंदपुर को और कुछ मथुरा को इनका जन्म स्थान मानते हैं, परंतु ग्वालियर की मान्यता इतिहासकारों में सर्वाधिक है। और इस संबंध में ये दोहा भी द्रष्टव्य है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। ये इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और इनका जो बाल्यकाल था वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ, बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। इनके पिता जो थे वो केशव राय, वो जब इनकी उम्र 7-8 वर्ष की थी तो ये बुंदेलखंड में ओरछा नरेश के यहाँ राजाश्रय में रहने लगे थे। तरुणाई आई सुगर, जब इनका सुंदर यौवन काल का आगमन हुआ, मतलब जवान हुए, यौवन अवस्था में ये जो है अपने ससुराल मथुरा में बस के, मथुरा में रहने लगे थे। तो इस संबंध में बिहारी सत्संग में भी एक दुआ है कि आवत जात न जानिए, तेजे तजसिए रान, ग्रह जवाई लो घट्यो फरो पूस दिन। ये ससुराल में रहने लगे थे और ससुराल में लगातार रहने से जवाई की किस तरह से प्रतिष्ठा सम्मान कम हो जाता है, इसके लिए इन्होंने उपमा दी है कि जिस तरह से पौष के महीने में सूर्य के आने और जाने का पता नहीं रहता और उसका वो तेज भी मंद हो जाता है, वो शीतल हो जाता है, उसी प्रकार ससुराल में जो है जब लगातार रहने से जवाई के आने जाने का भी ध्यान नहीं रहता है और उसका सम्मान भी कम हो जाता है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और इस संबंध में दुआ है कि जम करी मुँह तर हरि पर्यो, ये धर हरि चितलाओ, विषेत्र सा परिहरि अजो, नरहरि के गुण गाओ। नरहरि जो आया है ये शब्द नरहरि दास के लिए आया है कि जो है जम कर यमराज के मुंह के नीचे तू पड़ा हुआ है, इसको सोच करके विषय वासनाओं को त्याग करके हरि के चितों, हरि में जो है श्री कृष्ण में जो है वो ध्यान लगाओ, श्री कृष्ण का गुणगान करो, नरहरि के गुण गाओ। श्री नरहरि नर नाह को दीनी बाह गहाय, सगुन आगरे आगरे रहत आय सुख पाए। नरहरि या नरहरि दास के लिए आया है और नर नाह उस समय जो नरों के नाह यानी स्वामी मालिक कौन साझा। नरहरि दास से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी बिहारी दास ने, और एक ये नरहरि दास जो थे वृंदावन में आकर के रहने लगे थे। एक बार साझा वृंदावन आया था और उसने जो है नरहरि दास से भेंट की थी। नरहरि दास ने साझा से अपने शिष्य बिहारी की काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की थी, जिससे जो है साझा बिहारी दास को आगरा चलने का निमंत्रण देता है और बिहारी दास जो है साझा के साथ आगरा जाते हैं और यहाँ सुख चैन से रहने लगते हैं, आराम से रहने लगते हैं। बिहारी के काव्य में जो वियोग श्रृंगार वर्णन में वो आत्मकता है जिस पर फारसी का प्रभाव है, वो अभी इसी मुगल राज दरबार में रहने का ही प्रभाव है, परिणाम है। तो साझा के यहाँ भी मुगल दरबार के आश्रय में भी ये रहे थे। एक बार शाहजहाँ के पुत्र के जन्मोत्सव के समय जो है देसी रियासतों से दूसरी रियासतों के राजाओं महाराजाओं को भी आमंत्रित किया गया था और उसमें बिहारी के काव्य प्रतिभा से जो दूसरे रियासतों से आने वाले राजा थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांध दी थी। जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह ने भी बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांधी थी। और जब शाहजहाँ और जहांगीर में जो है मतभेद हो जाता है तो बिहारी दास आगरा छोड़ करके वार्षिक वृत्ति के लिए जयपुर आते हैं और उस समय जयपुर के राजा जो मिर्जा जयसिंह थे वो अपनी नवोडा पत्नी के
नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने निमग्न थे कि राजकार्य से वो विरक्त हो रहे थे। तो मंत्री राज दरबारी भी उनकी इस स्थिति से चिंतित थे। तो बिहारी दास से उन्होंने कहा, और बिहारी दास ने एक दोहा, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास ही काल, अली कली ही सुबंधु आगे कौन हवाल, ये लिख कर के भेजा। और इसको पढ़ कर के जो है मिर्जा राजा जयसिंह की निद्रा भंग होती है और वो राजकार्य के में जो है ध्यान देने लगते हैं। और इस दोहे से प्रभावित होकर ही उन्होंने जो है बिहारी दास को अनेक मोहरें दान में दी थी और प्रत्येक एक दोहे की रचना पर 1 असरपी देने की घोषणा वादा की है। तो इस दोहे में बिहारी दास ने लिखा है कि जिस नई पराग नई मधुर मधुर नई विकास के काल, भौरे की अन्योक्ति के माध्यम से, पुष्प के और भौरे के माध्यम से उन्होंने बताया था कि अभी तो पुष्प जो है वो पूर्ण तरह से खिला भी नहीं है, अभी तो इसमें कली की अवस्था है और इसमें मकरंद भी पैदा नहीं हुआ है। तो अभी भौरा जो है कली से बंध गया तो आगे इसका क्या हाल होगा। तो कहने का संकेत ये था कि अभी तो रानी अल्प वयस्का है, उसमें यौवन का पूर्ण आगम भी नहीं हुआ है और राजा की स्थिति है, तो आगे जब यौवन का आगम होगा तब क्या स्थिति होगी। और बिहारी सतसई की रचना के पीछे मिर्जा जयसिंह की प्रेरणा को भी स्वीकार किया गया है। ये दोहा है कि हुक्म पाई जय साई को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। जयसिंह जी का आदेश पाकर के जो है राधा और कृष्ण के प्रसाद स्वरूप अनेक संवादों से युक्त इस बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी दास की जो रचना है वो एकमात्र बिहारी सतसई है जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं। बिहारी चूंकि दरबारी कवि थे और इस कारण वो सामंतीय अभिरुचि के रस सिद्ध कवि थे और बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी मानी जाती है। यद्यपि इसका जो प्रधान रस है वो अंगी रस है, वो श्रृंगार ही है और श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग का बड़ा ही सूक्ष्म शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और अनुभूति जन्य जो चित्रण है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि संयोग श्रृंगार की और उसमें भी मानसल सौंदर्य चित्रण की प्रधानता इसमें दृष्टिगत होती है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में कहीं कहीं ऊहात्मकता भी आ गई है जो इन पर फारसी का प्रभाव माना जा सकता है। पर बिहारी सतसई जो है वो श्रृंगार रस का एक अनूठा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था बिहारी सतसई के बारे में कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दुआ जो है हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी के दोहे रस की वे छोटी छोटी पिचकारियां हैं जो पाठक के मुंह से निकलते ही श्रोता को रस कर देती हैं। ऐसी ही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कही थी कि बिहारी सतसई जो है सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसार में सैर देता है। बिहारी का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी इस रूप में पड़ा कि सतसई लिखने की एक क्रम परिपाटी जो है रीतिकाल में प्रचलित होती है और बाद के अनेक कवियों ने सतसई की रचना की। बिहारी दास ने बिहारी सतसई में ब्रज भाषा का साहित्यिक सरस प्रयोग किया है और जो छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है वो है दोहा छंद। यदि भी कुछ सोरठे भी लिखे गए हैं और पर मुख्य रूप से दोहे की प्रधानता है। और दोहा छंद के बारे में रहीम दास ने लिखा है कि दृढ़ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए, जो रहीम नटकुंड ले सिमटी कूद चली जाए। कि जिस तरह से नट किसी गोल घेरे और विशेष रूप से जलते हुए घेरे के बीच से निकलना चाहता है तो अपने शरीर को भली भांति समेट कर शरीर को खूब तोल करके और उसके भीतर से पार होता है। इसी प्रकार दोहे में अर्थ तो गंभीर होता है पर अक्षर थोड़े होते हैं और इस कारण कवि को एक एक जो शब्द है उसको जौहरी की भांति जो है
चुन चुन कर रखना पड़ता है। जिस प्रकार एक जोहरी स्वर्ण आभूषण बनाते समय हीरों को उसमें जड़ता है, और उस स्वर्ण आभूषण से अगर एक हीरा गिर जाता है, टूट जाता है, तो उस आभूषण की जो है सौंदर्य फीका हो जाता है। उसी प्रकार दोहे में जो है शब्दों को जड़ा जाता है। एक भी शब्द अगर दोहे से अलग किया जाता है तो जो भाव है वो उसमें बाधा उपस्थित होती है। और बिहारी के दोहों में भावों की सबलता है और इसी कारण भाषा की सामासिकता दिखाई देती है। बिहारी ने शब्दों का जो है सामासिक प्रयोग अपनी दोहों में किया है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता के दृष्टि से जो है बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हूँ ही सब बात। कि नायक और नायिका जो है परिवारजनों की उपस्थिति में ही प्रेम की संपूर्ण क्रीड़ाएं जो है वो करते हैं। अनुभवों की बहुत अच्छी योजना, भावों की अच्छी योजना इसमें की गई है कि नायक जो है नायिका के सामने प्रति प्रस्ताव रखता है, नायिका मना करती है और नायिका की मना करने की आधार पर चूंकि उस नकार में भी स्वीकार का भाव है, नायक रीझता है और नायक के रीझने से नायिका खींचती है। दोनों के नेत्र मिलते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं और लज्जित भी होते हैं। तो इतने अधिक भावों को एक ही दोहे में उन्होंने भर दिया। ये कल्पना की समाहार शक्ति है। और भाषा शब्दों के बीच में जो है क्रिया को उन्होंने जैसे संज्ञा बना दिया, शब्दों के बीच में किसी तरह के कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं, ये भाषा की सामासिकता है। तो अर्थ गांभीर्य और भाव सबलता जो है कि को ध्यान में रखते ही बिहारी के दोहों के संबंध में किसी ने कहा था कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो जो बहेलिया होता है उसके छोटे छोटे तीरों के समान होते हैं, जो देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं लेकिन बहुत गहरा घाव करते हैं। उसी प्रकार बिहारी के दोहे भले ही छोटे हो लेकिन उनमें अत्यधिक अर्थ गांभीर्य भरा रहता है, अत्यधिक भाव सबलता जो है उनमें दृष्टिगत होती है। तो ये तो हुआ बिहारी का सामान्य परिचय। आने वाले जो वीडियो है उनमें हम बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में जो दोहे संकलित किए गए हैं उनकी व्याख्या पर बात करेंगे। धन्यवाद।